महाराष्ट्र में निकाय चुनाव और बीएमसी के नतीजे इस वक्त आ रहे हैं। बीएमसी से जो नतीजे अभी तक आए हैं वो जबरदस्त हैं। शिवसेना के पक्ष में दूसरे नंबर पर बीजेपी चल रही है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण चौथे दौर का मतदान इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रहा है और वहां उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बड़े नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं। अब शिवसेना फिलहाल 35 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 25 सीटों पर, 10 का डिफरेंस अभी भी है। कांग्रेस 6 सीटों पर, एमएनएस धीरे धीरे अपना खाता खोल रही है, 3 सीटों पर आगे बढ़ चुकी है। तो जो हम बात कर रहे थे कि जरूरत पड़ने पर एमएनएस का साथ लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, ये शिवसेना के नंबर्स पर डिपेंड होगा। वहीं नागपुर में 9 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 1 सीट पर, पुणे में बीजेपी 19 सीट पर आगे चल रही है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की स्थिति ऐसी उभरती नजर आ रही है। सही, ये प्रेडिक्टेबल था संजय जी, अंदाजा इसी तरह का था कुछ? मुझे लगता है सब लोगों में कंसेंसस इस बात का था कि 80-90 के बीच में आसपास में दोनों पार्टियां रहेंगी, लेकिन अभी जो नंबर आ रहे हैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करें तो लगता है कि 100 के आसपास का आंकड़ा 90 प्लस अगर शिवसेना का हो जाता है तो फिर बीजेपी पर निर्भरता नहीं रहेगी और ये उद्धव ठाकरे के लिए बहुत अच्छी स्थिति होगी। भले ही आप खुश हो रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, लेकिन ये जो संजय जी ने बात कही है, अगर मान लीजिए 100 या 100 क्रॉस कर जाती है शिवसेना तो फिर आपकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा है, उनको काम करने दिया जाए, लेकिन एक बड़ी जनता के जनादेश को स्वीकारना चाहिए। हम हाथ तब मिलाएंगे जब ट्रांसपेरेंसी की हमारी शर्त मुख्यमंत्री ने कहा है। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है जरा समझाइए ना। निश्चित तौर पर देखिए, प्रशासन में पारदर्शिता आवश्यक है और स्टैंडिंग कमेटी को कांग्रेस भी अंडरस्टैंडिंग कमेटी कहती रही, पृथ्वीराज चौहान तक कहते रहे। तो हम एक पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पारदर्शिता आवश्यक है और मुंबई महानगर पालिका जो है वो सुचारू संचालित हो और उसमें जो माफिया तत्व जिस तरह का कार्य कर रहा था, ठेकेदार और नगर सेवक, उस पर नियंत्रण आवश्यक है। पार्टनरशिप, ये ठीक कहा संजय जी आपने, ट्रांसपेरेंट पार्टनरशिप नहीं, लेकिन कांग्रेस सप्रा जी, मुख्यमंत्री का ये कहना था, हमने ये सवाल पूछा था उनसे कि भाई आप तो साथ में थे, फिर आपको अचानक पारदर्शिता कहां से नजर आ रही है? उनका ये कहना था कि कई बार बीजेपी के विरोध करने पर स्टैंडिंग कमेटी में कांग्रेस के समर्थन से शिवसेना अपना काम निकाल लेती थी। नहीं, बिल्कुल गलत। क्या है, देखिए, स्टैंडिंग कमेटी इनके पास रही, शिवसेना के पास 22 साल, इंप्रूवमेंट कमेटी इनके पास रही है, इनकी आपस में एडजस्टमेंट थी। बाकी की जो कमेटी, एजुकेशन कमेटी, बीएसटी कमेटी, ये सारी रोटेशन पे रही हैं, तो मतलब मिल बांट के खाया है 22 साल। अब ट्रांसपेरेंसी जो है वो आखिरी के 3 महीने 4 महीने में इनको याद आई है। तो वो संजय जी ने ठीक कहा कि ट्रांसपेरेंट लूट में ट्रांसपेरेंट पार्टनर, ये इनका एक्चुअल मतलब है। के अलावा दूसरा कुछ सोच भी नहीं सकती है ना। देखिए, इस देश को लूटा है, राज्य को लूटा है, जाहिर है। तो क्या आपने ये एलिगेशन लगाया शिवसेना पे, तो क्या नहीं लूटा है? नियंत्रित करना चाह रहे हैं। अरे क्या नियंत्रित करोगे? आपके खुद के 14 मिनिस्टर, आपके 14 मिनिस्टर पे करप्शन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 14 मंत्रियों पर करप्शन के चार्ज हैं महाराष्ट्र राज्य के दौरान क्यों नहीं गया? महाराष्ट्र राज्य के 14 मंत्रियों पर करप्शन के चार्ज हैं। आप कहाँ उनको ट्रांसपेरेंसी का पाठ सिखा रहे हैं? पहले खुद तो ट्रांसपेरेंट हो जाइए। हम तो ट्रांसपेरेंट हैं, ये सबसे बड़ा संकट है। हम तो उम्मीद ये करते हैं शुक्ला जी, महानगर पालिका की लूट को बांटने में जो गड़बड़ हुआ है उस वजह से आप अलग अलग लड़ रहे हो। कामत कहते, मैं नहीं कहता हूं। शुक्ला जी, अरे थोड़ा सा हमारे पार्टी का विषय, हमारी पार्टी में आप हमारी पार्टी बोले, आप चिंतित मत होइए ना। सुनिए, आप चिंतित मत होइए। सप्रा जी सुनिए, हम देख लेंगे हमामिरी पार्टी का विषय। गजब की बात है, आप सबको देखेंगे। एक मिनट, अरे भाई साहब, हम अपनी पार्टी देखेंगे, आप चिंतित मत होइए। एक मिनट शुक्ला जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा संभल के बोलिए, क्योंकि अभी नतीजे जो आएंगे उसके बाद आप बोल नहीं पाएंगे कि निरुपम और उद्धव ठाकरे पार्टनर है, ये नहीं बोल पाएंगे आप। नहीं, ये काम बोल पाएंगे, पार्टनर तो यही थे, यही रहेंगे, क्योंकि उन्हीं के पास जाना है, मातोश्री पर ही जाना पड़ेगा। अभी सब भूल जाएंगे, पारदर्शिता भूल जाएंगे, जाना पड़ेगा या मातोश्री को आना पड़ेगा। एक पॉलिटिकल थ्योरी डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी नंबर आ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद आप लोगों के लिए युद्ध का पूरा समय जाते जाते नंबर्स बोल देते हैं, एक बार नंबर बोल देते हैं। शिवसेना 37 सीट्स पर आगे चल रही है, बीजेपी 25 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 6, एनसीपी 2 और एमएनएस 3। तो यानी अभी जो डिफरेंस है वो 10 या 12 का डिफरेंस है। यही ट्रेंड रहा तो मतलब 90 के ऊपर शिवसेना जा सकती है और बीजेपी 75-80 तक सिमट जाएगी। करीब करीब मेजॉरिटी, यानी कि अपने बूते पर जीत। ऐसे में शिवसेना के लिए आगे जेन्युइन विरोधी भूमिका वर्सेस जब जरूरत पड़ेगी तो गठजोड़ के साथ ही। शिवसेना को बीजेपी के साथ रिश्ता गठजोड़ वाला रखना चाहिए या उनको ये रिश्ता विरोधी पार्टी का रखना चाहिए? उसमें ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी उद्धव को नजर आएगी, क्या लगता है? नहीं, मुझे तो लगता है कि भाई विपक्ष का अगर ये रखेंगे तो उनको ज्यादा फायदा रहेगा, लेकिन इसमें भी फर्क है। देखिए, जब
राज्य सरकार की बात आती है तब शिवसेना वहां पर अपोजिशन पार्टी होती है। अब बड़ी चालाकी से बीजेपी ने वही चीज अख्तियार की है, उन्होंने शिवसेना से सीखा है। मुंबई महानगर पालिका में साथ में रहने के बावजूद वो ये दिखा रहे हैं कि हम असली विपक्ष हैं बीजेपी, और कह रहे हैं कि शिवसेना सत्ताधारी थी, हम सत्ताधारी नहीं थे। शुक्ला जी, नया अपोजिशन आ गया महाराष्ट्र में, कहिए शिवसेना शिवसेना के साथ बड़ा संकट है। इसी चुनाव में देखेंगे आप, जिला परिषद के भी चुनाव चल रहे थे, आदरणीय उद्धव जी ग्रामीण इलाकों में गए ही नहीं। आप महाराष्ट्र में अपोजिशन भी बनना चाहेंगे तो क्या गांवों को छोड़ देंगे? अरे वो तो आपकी एक बड़ा संकट उनके साथ संकट है। उद्धव इसलिए नहीं देखिए, गए अब महाराष्ट्र आपका राज्य विरोध में। भी था, अंडरस्टैंडिंग। मैं ये कहता हूं, देखिए ये आपकी जो अंडरस्टैंडिंग जो है ना, वो धीरे धीरे बाहर आ रही है। जैसे राव साहब दानवे ने कहा कि युति तो हमने नहीं तोड़ी, वो शादी का कार्ड देने कल सबसे पहले उद्धव ठाकरे के यहाँ पहुंच गए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि किसानों का अगर आप कर्ज माफ करते हो तो हम सत्ता में साथ में रहेंगे। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं आपने और शिवसेना ने जो मैदान के बाहर होता है उसे ताली बजा से ये हाथ मिला सके। जो मैदान के बाहर उसे ताली बजा सकता है। अभी 1 घंटा हुआ है, हम लोग एक दो घंटे और ज्यादा हैं साथ में, लेकिन संजय जी ने अच्छी बात कही थी कि ये जो नतीजे जा रहे हैं सीधे सीधे शिवसेना सबसे बड़ा दल बीएमसी में उभरता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, तो बीजेपी के लिए थोड़ी सी मुश्किल की ये बात है। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान चल रहा है इस वक्त, और हमारी तमाम संवाददाता वहां पर भी मौजूद हैं, हम वहां भी लिए चलेंगे। लेकिन प्रतापगढ़ से रघुराज प्रताप सिंह यानी कि राजा भैया से बात की है हमारे संवाददाता ने, पहले सुन लेते हैं जल्दी से। चौथे चरण के मतदान में जिन लोगों पर सबसे ज्यादा नजर है लोगों की, उसमें रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया हैं, जिनके बारे में बहुत सी कहानियां मशहूर हैं। राजा भैया हमारे साथ हैं। कहा जाता है कि इनके बारे में कहानी मशहूर है कि इनके झील में ऐसे मगरमच्छ उन्होंने पाल रखे हैं जिसमें वो दुश्मनों को डलवा देते हैं। राजा भैया, आप शायद ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके बारे में सबसे ज्यादा कहानियां मशहूर हैं। आप लोकतंत्र में चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बता दूं कि ये इसका श्रेय आप ही लोगों को जाता है, चाहे मगरमच्छ कह दीजिए और चाहे वो वेल या शार्क जो भी कहे। सच्चाई ये है कि कुछ नहीं है। अब आप प्रश्न करें अपना। लेकिन ये तो सच है कि आप घोड़े पे चलते हैं। आप बिल्कुल घोड़सवारी का शौक है, घोड़े पालने का शौक है, और हमारे पूरे क्षेत्र में यहाँ गांव में ये प्रचलन है। लोग जो शौकीन हैं वो घोड़ों का बड़ा शौक है, तो घोड़ा चढ़ना, पोलो भी खेलते हैं, रेस कोर्स में भी घोड़े दौड़ते हैं, तो घोड़ा से और उससे कोई वो अपराध नहीं है घोड़ा चढ़ना, है ना। लेकिन ये सवाल लोगों के मन में बहुत है कि आप शानदार मार्जिन से पिछली बार जीते थे, 88,000 अगर मुझे याद है तो आपका मत था। लेकिन आप निर्दलीय हर बार चुनाव लड़ते हैं, मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी सरकार में भी मंत्री थे अखिलेश के साथ, लेकिन आप फिर भी निर्दलीय हैं। इसका क्या, क्यों आप निर्दलीय लड़ते? यूनिवर्सिटी से जब पास आउट होके आए तो आप ही लोग सब में खड़ा कर दिया, और ये हुआ कि पार्टी तो कोई पार्टी की जरूरत नहीं, निर्दलीय लड़ी है। तो 93 से चले आ रहे हैं निर्दलीय, और तब से, और आप लोग का इतना स्नेह आशीर्वाद मिलता है कि कोई आवश्यकता भी नहीं हुई पार्टी ज्वाइन करने की, और कभी सोचा भी नहीं। कोई विशेष कारण नहीं है इसके पीछे। कितने मुख्यमंत्रियों के साथ आप मंत्री रहे? 5। ये कहा जाता है कि सरकार चाहे किसी की भी है, शायद मायावती जी को छोड़ करके, लेकिन राजा भैया मंत्री जरूर बनेंगे। हम जानते थे आप ये प्रश्न करेंगे, और हम इतना ही कहेंगे कि नेताजी के साथ थे, हैं, रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। और पिछली बार भी आप देखिए कि जब विपक्ष में बैठे तो विपक्ष में बैठे थे हम लोग। संजय जी, हम जल्दी से महाराष्ट्र मुंबई बीएमसी पर बात करने से पहले एक रिएक्शन आपका उत्तर प्रदेश पे चाहते हैं। 2 दौर तक ये लगा कि अखिलेश कांग्रेस गठबंधन और खासतौर से अखिलेश के पक्ष में हवा जा रही है, लेकिन तीसरे दौर के बाद से अचानक ये होने लगा कि बीजेपी के पक्ष में वहाँ जनमानस नज़र आ रहा है। प्रधानमंत्री के जो कब्रिस्तान और शमशान वाला बयान आ गया, ईद और दिवाली वाला बयान आ गया। आपको लगता है कहीं ना कहीं अब पोलराइजेशन की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, जिसके बारे में हमेशा कहा जाता है कि कुछ भी कर लीजिए आके चुनाव वहीं टिक जाता है। चौथे दौर का आज मतदान चल रहा है। बिल्कुल, यूपी हमेशा से इस लाइन पर पोलराइज होने के लिए वल्नरेबल राज्य रहा है, लेकिन बीजेपी की रणनीति बड़ी चतुराई वाली थी। शुरू के 2 दौर में अपनी तरफ से प्रकट रूप से पोलराइज करने की कोशिश उन्होंने नहीं की। अब कर रहे हैं। अब ये कब्रिस्तान शमशान भी ला रहे हैं, अब कसाब का फुल फॉर्म भी ला रहे हैं, अब कर रहे हैं, क्योंकि जो ज़्यादा खतरनाक इलाका था जहां पोलराइजेशन बीजेपी को भारी पड़ता, वहां ये चुप रहे। अब यहां अपनी आवाज़ें तेज़ कर रहे हैं, और आज का जो इलाका है वो वैसा है जहां सबसे ज़्यादा सीटें चूँकि सपा के पास पिछले चुनाव में थी, तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ इनकी सीटें कम होंगी। पक्के तौर पर यूपी में 1 नहीं 4 या 5 चुनाव इस वक्त लड़े जा रहे हैं। अलग अलग धाराएं हैं,
अलग अलग जगह बीजेपी कहीं सपा या बसपा के टक्कर में है। ठीक है। सपा की कहानी जितनी बड़ी दिखती थी उतनी बड़ी नहीं है, बसपा की कहानी जितनी अंडर एस्टिमेट कर रहे थे उतनी भी छोटी नहीं है, और बीजेपी इस बीच में शायद इस तरह के वोट बंटवारे में कहीं अपने लिए गुंजाइश बेहतर देख रही है। चुनाव दम लगा करके लड़ रही है, ये तो दिखता है। यहाँ पर भी बीजेपी ने दम लगाकर चुनाव लड़ा था संजय जी, और जो नतीजे दिख रहे हैं उससे लग रहा है कि फिलहाल तो शिवसेना को पटकनी देने में वो इतनी कामयाब नहीं हो पा रही है। शिवसेना 40 सीटों पर आगे चल रही है, जो नए रुझान हमारे पास आ रहे हैं 40 सीटों पर शिवसेना आगे चल रही है। 227 कुल वार्ड है, उसमें से 40 सीटों पर शिवसेना आगे चल रही है। बीजेपी 27 सीटों पर, कांग्रेस 10, एनसीपी 2 और एमएनएस अभी भी 3 सीटों पर लगी हुई है। यानी अगर यही ट्रेंड बना रहा तो शिवसेना 100 के आंकड़े के करीब पहुंच सकती है। लेकिन उससे पहले एक बड़ा बयान भी यहां पर हम देख रहे हैं कि शिवसेना नेता, जो यहां पर अभी प्रेम शुक्ला भी कह रहे थे कि हो सकता है कि हमको बातचीत करनी पड़ेगी, शिवसेना के सांसद अनिल देसाई ने बयान दिया है आज तक से बात करते हुए कि जरूरत पड़ने पर गठबंधन संभव है। यानी अभी से उनके जरिए, उनके तरफ से भी इस बात की चर्चा शुरू हो चुकी है। जो सप्रा जी भी कह रहे थे कि ये होगा, उस पर हम, सप्रा जी आपके पास नूरा कुश्ती, तो हम उसके पास भी आएंगे। बीएमसी के जो नतीजे इस वक्त आ रहे हैं, शिवसेना सबसे बड़े दल के रूप में सबसे ज्यादा वार्ड्स पर 40 पर अभी तक शिवसेना आगे चल रही है। और यहां आगे बढ़ने से पहले संजय जी और साहिल, आप दोनों से एक सवाल, और 43 हो गया, 43 सीटें हो गई हैं। टोटल 43 सीटों पर शिवसेना आगे चल रही है। बीजेपी 29 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 10, एनसीपी 2, एमएनएस 4। यानी कुल मिलाकर ये जो लीड हम देख रहे हैं शिवसेना की, एक अच्छी बढ़त बना ली है। लेकिन आप ये बताइए, आप संजय जी और साहिल, आप दोनों, क्योंकि आप दोनों मुंबई को अच्छी तरह से समझते हैं, ये वो कौन से इलाके हैं, या अभी हमें इंतजार करना होगा कि ये आंकड़े आगे पीछे, कहीं शिवसेना ज्यादा चले जाए, कहीं बीजेपी ज्यादा चले, जैसे दादर का भी आप जिक्र कर रहे हैं? जी, अभी फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि ये वैसे देखा जाए तो मुंबई में नतीजे आते हैं तो पूरे मुंबई भर से अलग अलग इलाकों से आते हैं, लेकिन जो अभी के जो रुझान दिख रहे हैं उससे तो साफ लगता है कि ये मध्य मुंबई के कुल मिलाकर नतीजे हैं, जिसके वजह से ये हम कह सकते हैं कि दादर, परेल, लालबाग, ये जो शिवसेना का गढ़ माना जाने वाला इलाका है, वहाँ के ये नतीजे दिख रहे हैं। एक खबर मेरे पास ये भी आ रही है कि दादर जैसे इलाके में, जहाँ पर असली लड़ाई शिवसेना बनाम एमएनएस की थी, वहाँ पर एक सीट पर हमें पता चला कि बीजेपी आगे चल रही है। यानी बीजेपी सचमुच में हर इलाके में सेंध लगा रही है, ये हमको यहाँ पर नजर आता है। संजय, इसका क्या मतलब हुआ संजय जी? मुंबई शहर में बीजेपी की समस्या ये थी कि इनको मराठी मानुस की पार्टी के रूप में नहीं देखा जाता था, और देवेंद्र फडणवीस इस चुनौती को जानते थे कि मैं शिवसेना के सामने तभी टिक पाऊंगा जब अपने को मराठी पार्टी के रूप में साबित कर पाऊं। तो अपना चेहरा प्रस्तुत करना, शिवाजी के स्मारक का शिलान्यास कराना, ये सब उसका हिस्सा था कि जब तक आप मुंबई में, क्योंकि यहाँ करीबन 28% के आसपास मराठी वोट हैं, जब तक आप उसमें अपनी सेंध नहीं बनाएंगे तब तक आप मुंबई में अकेले खड़े नहीं हो सकते। लेकिन संजय जी, शुरुआत की। संजय जी, इसमें एक चीज बदलाव ये भी नजर आता है, केवल मराठी वोटों के लिए शिवाजी महाराज का पुतला बनाने से मराठी वोट नहीं आते हैं। उसके साथ ये भी है कि उनके जो एक मिडिल क्लास या जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है मराठी लोगों का, उनकी जो सपने हैं वो पूरे करने के लिए बीजेपी दिखाती है कि हम पूरे कर सकते हैं। उसके लिए भी शायद वो थोड़ा सा उस तरफ झुक रहा है। बिल्कुल, वो भी किया, और थोड़ा सा शिवसेना स्टाइल में थोड़ा सा वो भी शाखा, ब्रांचेस, लोगों को लाना, रोपिन करना, नए टैलेंट को, ये सब इन्होंने कोशिश की होगी। संजय जी, हमें यहाँ पर रुकना होगा। संजय जी, आपसे पूछेंगे, बड़ी गंभीर बात है कि आपका जो गढ़ है, आपके जो वोटर हैं परंपरागत, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी की तरफ उन पर कब्जा कर रही है बीजेपी?